हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट चैप्टर स्टार्ट करवा चुका था और कार्बोहाइड्रेट में भी वैसे टॉपिक चैप्टर का नेम है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, कुछ बेसिक रिएक्शन पढ़ी, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा। अब बात कर रहे हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन आप लोगों ने रिवाइज की होगी, पढ़ी होगी। अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो लिखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर वो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये तो गलत हुआ, आप लोगों को गलत स्ट्रक्चर बता दिया। ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट में ग्लूकोज 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो तो एक्वस फॉर्म में उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है, वरना सॉलिड स्टेट में तो वो साइक्लिक फॉर्म में ही रहता है। तो कुछ ऐसे एविडेंस है जिनके बेसिस पे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ग्लूकोज का एक्चुअली साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के भी कुछ मेथड्स हैं, वो बहुत अलग लेवल की रिएक्शंस है, वो नहीं पढ़नी हमें। तो आप लोग लिखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स पहले लिख दिए। हेडिंग डाल लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लिखा हुआ है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटेलिक स्ट्रक्चर। हेमी एसिटेलिक स्ट्रक्चर बताऊंगा अभी मैं। 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटेलिक स्ट्रक्चर एक साथ लिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, याद किया, हाँ भाई होगी, चलो हेमी एसिटेलिक कुछ होगा। ये कुछ एविडेंस है, एविडेंस फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और भी हैं। पहला एविडेंस ये है, फर्स्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज 2,4-DNP से सोडियम बाइसल्फाइड से एंड शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP, शिफ्ट रिएजेंट एंड सोडियम बाइसल्फाइड। ये पॉइंट मैंने बता दिया था। एक्चुअली साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण ये होता है, ये रिएजेंट बहुत वीक है, ये उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाते हैं, ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ग्लूकोज फॉर्म 2 टाइप ऑफ ग्लूकोसाइड्स विद मिथाइल अल्कोहल। मैंने बताया था मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन की थी, तो ग्लूकोज ने मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड भी बनाया था और मिथाइल बीटा ग्लूकोसाइड भी बनाया था। उसकी स्ट्रक्चर नहीं बताई थी ना, वो मुझे कुछ छुपा के रखनी थी, राज अब खोलता हूं सारी चीजों को। ठीक है, ठीक है, क्या कुछ ग्लूकोसाइड होगा, अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताई है। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बताने के बाद ग्लूकोसाइड का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 एनोमेरिक स्ट्रक्चर। 2 एनोमेरिक, एनोमर एक नया वर्ड आया, अभी बताता हूं इसकी डेफिनेशन। 2 एनोमेरिक मतलब ग्लूकोज वास्तव में एक है ही नहीं, ग्लूकोज के तो 2 फॉर्म होते हैं। ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। वास्तव में ग्लूकोज एक नहीं है, जो हम लोग बात करते हैं वो ग्लूकोज का मिक्सचर है। अल्फा ग्लूकोज एक अलग कंपाउंड है, बीटा ग्लूकोज एक अलग आइसोमर है। अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 146 डिग्री सेल्सियस, जबकि बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 148 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अल्फा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन ये भी अलग है, स्पेसिफिक रोटेशन है +19 डिग्री, जबकि बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है +112 डिग्रीज, है ना। जबकि मैंने तो ग्लूकोज के लिए बताया था, ग्लूकोज 52.7 डिग्रीज बताया था ना, तो ग्लूकोज का ये है ना ग्लूकोज का ये है। कुछ वास्तव में ग्लूकोज 2 फॉर्म में होते हैं, इस वाले में और इस वाले में। तो ग्लूकोज अल्फा और बीटा का मिक्सचर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, चलो अब ये एनोमर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां डेफिनेशन लिख लीजिए आप, एनोमर। एनोमर ये डायस्टीरियोमर्स का ही एक टाइप है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में यूज किया जाता है इस वर्ड को। लिखिए, सच टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर्स, such type of diastereomers in carbohydrates in which
only one in which only one chiral carbon has different configuration. Only one chiral carbon. Only one chiral carbon has different configuration. और ये कायरल कार्बन कौन सा होना चाहिए? हेमी एसिटेलिक कार्बन. दैट इज हेमी एसिटेलिक कार्बन. जिस कायरल कार्बन की बात कर रहा हूं विच इज हेमी एसिटेलिक कार्बन. हेमी एसिटेलिक और हेमी कीटैलिक कार्बन भी हो सकता है. हेमी कीटैलिक कार्बन. अरे यार वो कीटैलिक और एसिटेलिक भी हो सकता है. एसिटेलिक एंड कीटैलिक ऑल्सो. एसिटेलिक एंड कीटैलिक. नहीं आया होगा समझ में, आना भी नहीं चाहिए. अगर किसी के समझ में आ गया इसका मतलब वो कुछ गलत सलत ही समझ रहा है. अभी तक कुछ तो बताया ही नहीं मैंने. ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात की है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं की है. तो कुल मिला के एनोमर एक नया वर्ड आपके सामने आया है. एनोमर का मतलब होते हैं डायस्टीरियोमर. कार्बोहाइड्रेट के ऐसे डायस्टीरियोमर जिनमें केवल एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है और वो कायरल कार्बन हेमी एसिटेलिक वाला होना चाहिए, जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ की थी. हेमी एसिटेलिक स्ट्रक्चर. एक एविडेंस और है. पहले इन चारों एविडेंस को लिखवा देता हूँ, थ्योरी के पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में देखते हैं रिएक्शन. अब स्ट्रक्चर समझ में आते ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. तो ये पॉइंट लिख लीजिए. एक फोर्थ पॉइंट और है, ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है. उसको भी लिखवाता हूं मैं. फटाफट लिखो इसे, कंप्लीट कीजिए. मिटा रहा हूं इसे मैं. अब ये फोर्थ एविडेंस है ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए. फोर्थ पॉइंट लिखिए, ग्लूकोज शोज म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन. म्यूटेशन याद है कि म्यूटेशन, म्यूटा रोटेशन. देखो बताता हूं. म्यूटा रोटेशन क्या है? किसी कंपाउंड में, किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज हो रहा है अपने आप ही, किसी कारण से हो रहा है. किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में स्पेसिफिक रोटेशन के चेंज होने का जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, उसे कहा जाता है म्यूटा रोटेशन. ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन होता है अपने आप. वाटर में डाल दो एक्वस मीडियम में, उसमें म्यूटा रोटेशन होने लगेगा. सॉलिड स्टेट में तो ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स होता है, लेकिन उसको वाटर में डाल दो, उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता जाएगा और एक पोजीशन पे आके स्थिर हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा. इसे कहा जाता है म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन वर्ड काफ़ी कुछ म्यूटेशन से मिलता जुलता है. याद है म्यूटेशन? वो मूवी थी एक्समैन, कौन सी वाली? वो याद आया कुछ? यहाँ से निकलते पंजे निकलते थे. म्यूटा रोटेशन, म्यूटेशन है ना. तो किसी कंपाउंड में म्यूटेशन क्या होता है कि जीन्स में टाइम के साथ साथ एवोल्यूशन में धीरे धीरे जीन्स में चेंज आते गए अपने आप, और जो एक्सेप्ट किए जा सकते थे नेचर द्वारा वो तो एक्सेप्ट कर लिए गए, और बेकार जो म्यूटेशंस थे उनको हटा दिए गए. वो म्यूटेशन था. अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, म्यूटा रोटेशन के बारे में. भूल जाओ, कुछ गलत सलत भूल गया हूँ तो, बायो से रिलेटेड बात है वो. म्यूटा रोटेशन का मतलब ये हुआ कि किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में टाइम के साथ में एक स्पेसिफिक रोटेशन का जो उसका फिक्स स्पेसिफिक रोटेशन था वो चेंज होता जाएगा और एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आके वो स्टैग्नेंट हो जाएगा. ये प्रोसेस है म्यूटा रोटेशन. ठीक है, एक मिनट. तो ग्लूकोज में भी ऐसा ही होता है. अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? कितना बताया मैंने? प्लस 90 डिग्री, 19 डिग्री सॉरी. उसको आप वाटर में डालो, है ना. उसमें को वाटर में डालने पर उसका स्पेसिफिक रोटेशन 52 तक जाके बढ़ता 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 52.7 डिग्री पर आके रुक जाता है. तो ये अपने आप चेंज होने वाला जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है म्यूटा रोटेशन. ऐसे ही बीटा ग्लूकोज है. बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना बताया था? 119, 120 था शायद.
112 था, 112 था। 112 से बढ़ता 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 वो 52 पे जाकर रुक जाता है। इनमें ये म्यूटा रोटेशन होता है, अपने आप ही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं वाटर में, जिसके कारण उसका स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ आकर रुक जाता है। और अल्फा ग्लूकोज में भी उतनी ही पोजीशन पे रुकता है, उतनी डिग्री पे, और बीटा ग्लूकोज भी उसी पोजीशन पे आकर, उसी पॉइंट पर आकर स्टेगनेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने बताए। ये चारों पॉइंट अब क्लियर होंगे जो मैं आप लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। लिखो इसे। अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूं ग्लूकोज का, मिटाऊंगा इसे तो मैं, फटाफट लिख लीजिए। म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन नहीं बोली शायद मैंने। द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अप टू इक्विलिब्रियम। ये कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक जो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होता है वही म्यूटा रोटेशन है। क्लियर है? लिखिए। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बनाते हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से सुनना, ये रहा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, बीच में बना रहा हूं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये लीजिए ओपन चेन स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड, रिमेनिंग OH राइट हैंड साइड। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको अच्छी तरह पता है ना। अब आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ा होगा, टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था। एक नॉर्मल टॉटोमेरिज्म होता है जिसमें इस कीटोन एल्डिहाइड की अल्फा पोजीशन का H यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाता है। अल्फा पोजीशन का ही शिफ्ट होता था, बीटा का नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अल्फा पोजीशन का H थोड़ा बहुत एसिडिक था। याद है? ये ओपन चेन टॉटोमेरिज्म थी। नॉर्मल टॉटोमेरिज्म यही पढ़ी थी ना आप लोगों ने, कि ये वाला H यहां गया, डबल बॉन्ड यहां आया। एक ओपन चेन के अलावा एक रिंग चेन टॉटोमेरिज्म और होती है, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे। अब बिल्कुल सही टाइम है उसका पढ़ने का। ध्यान से सुनिए, लिखना बाद में। ये H, इस पोजीशन का H जो कि ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जो कि एसिडिक है, वो H उठकर चला गया इस ऑक्सीजन पर, और जिस एटम से यह H बॉन्डेड था जो कि ऑक्सीजन है, उस एटम का बॉन्ड बन गया इस कार्बन से। समझना, ये H एसिडिक H होता है। नॉर्मल टॉटोमेरिज्म में ये H ऑक्सीजन पे चला जाता है, और ये H जिस एटम से बॉन्डेड था उस एटम का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाता है, मतलब डबल बॉन्ड बन जाता है। सेम वही वर्ड्स का यूज कर रहा हूं। ये H एसिडिक H है, इस ऑक्सीजन पे पहुंच गया, और जिस एटम मतलब ऑक्सीजन से ये बॉन्डेड था वो ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, है ना। देखो क्या बना, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। बहुत छोटा बन गया है, तो बड़ा बड़ा बनाऊंगा, हाथ गंदे हो गए। ये कार्बन 1, ये 2 3 4 5 एंड 6 है ना। और इस पोजीशन पे ध्यान देना आप लोग। ये कार्बन नंबर 3 का OH, इसे डिस्टर्ब ना करो, 2 को डिस्टर्ब ना करो, इसको डिस्टर्ब ना करो। इस पोजीशन से H इस ऑक्सीजन पे चला गया। पहले रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो इस पोजीशन पे चला गया तो H ये रहा, ये वाला, और यहाँ वाला जो H है वो ऑक्सीजन पे आ गया, तो यहाँ होना चाहिए, है ना। और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन से बनना चाहिए, तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन से ऐसे बना दिया। बनाना नहीं है आपको, मैं अच्छी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से एक नया कायरल कार्बन बना। ये कार्बन पहले कायरल नहीं था। ग्लूकोज की ओपन चेन में वास्तव में 4 ही कायरल कार्बन है, बट ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कायरल कार्बन है। ये वाला कार्बन भी कायरल है, जो कि पहले एल्डिहाइड था ओपन चेन स्ट्रक्चर में। अब क्या बन गया? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कैसे? एक कार्बन पर OH है, OR है, तो हेमी एसिटल हुआ ना। एल्डिहाइड से तो हेमी एसिटल बनता है, कीटोन से हेमी कीटल बनता है। एक ही कार्बन पर OH और OR होता है, तो उसे हेमी एसिटल कहते हैं ना। ये हेमी एसिटलिक स्ट्रक्चर बना है। अब ये जो कायरल कार्बन है, इसके भी तो 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, R और S।
एक को अल्फा ग्लूकोज बोल दिया जाता है, दूसरे को बीटा ग्लूकोज बोल दिया जाता है। क्लियर है? ये लो अब बनाता हूं इसको, थोड़ा ढंग से बनाते हैं, जैसा रिप्रेजेंट करके दिया जाता है वैसा बनाते हैं। ये रहा ऑक्सीजन, इसे ऐसे ही बनाया जाता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ H और OH आएगा, और इस साइड भी बनाता हूँ एक और ऐसा स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और इसका बॉन्ड बनेगा इस पोजीशन के ऑक्सीजन के साथ, और ये बना कार्बन नंबर 3, ये रहा 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड, 4 का OH राइट हैंड साइड, 5 का भी OH राइट साइड ही था तभी इधर से बॉन्ड बना है, और 2 का OH इस तरफ। ये लीजिए, है ना। अब ध्यान से सुनो, कार्बन नंबर 1 जो पहले कायरल नहीं था अब कायरल बना है, उसमें OH अंदर की तरफ भी हो सकता है, मतलब राइट साइड भी होता है। मैं रिंग के अंदर की तरफ ऐसे दिखाई, इस तरफ दिखाई रखा है ना, अंदर की तरफ भी हो सकता है, रिंग के बाहर की तरफ भी हो सकता है। अंदर से अल्फा, बाहर से बीटा, याद करना मुश्किल नहीं है। अंदर से अल्फा, बाहर से बीटा। अंदर मतलब ये इस साइड में हो, राइट साइड में इस रिंग कैसे देखा, अंदर सा दिख रहा है, तो ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है। अब अल्फा ग्लूकोज भी 2 तरह के होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, ये प्रश्न भी तो उठता है कि यही वाला H क्यों गया, ये वाला H भी जा सकता था, ये H भी आ सकता था, तो 6 मेंबर रिंग बनी है ना, देखा 1 2 3 4 5 एंड ऑक्सीजन को इंक्लूड करके 6 मेंबर रिंग बनी है। 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, ऐसी बात नहीं है कि 5 मेंबर रिंग नहीं बनती है, फ्रक्टोज में बनती भी है नेचर में, बट ग्लूकोज में तो 6 मेंबर रिंग होती है। ये 6 मेंबर हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन का OH यहाँ है और ये वाला OR ग्रुप यहाँ है। 6 मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटाइलिक स्ट्रक्चर को फ्यूरेनोज कहा जाता है, अभी डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। फ्यूरेनोज पायरेनोज कहा जाता है। फ्यूरेनोज कहा जाता है 5 मेंबर रिंग वाले को, और 6 मेंबर रिंग को कहा जाता है पायरेनोज, पायरेनोज, है ना। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, अल्फा डी है ना, ये वाला कार्बन का OH तो राइट साइड ही है, डी ग्लूको पायरेनोज ये है। और ये कौन है, OH बीटा बाहर की तरफ है, तो ये हो गया बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में है। और ये क्या है, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन ग्लूकोज कर देता हूं। जैसे ही आप इसे वाटर में डालते हैं, म्यूटा रोटेशन की कहानी सुनाता हूं अभी। अच्छा, इसमें कीटोन कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है क्या? इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड नहीं है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड नहीं है तो ग्लूकोज तो ये होता है, ये थोड़ी ना होता है, ये तो एग्जिस्ट इस फॉर्म में थोड़ा ना करता है, इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो जब इसमें HCN डाला था, या कोई टॉलेंस रिएजेंट डाला था, या कोई और रिएजेंट डाला था, तो उन्होंने रिएक्शन कैसे कर ली? टॉलेंस रिएजेंट ने रिएक्शन कैसे कर ली? टॉलेंस रिएजेंट ने रिएक्शन इस तरह से कर ली कि टॉलेंस रिएजेंट बेसिक फॉर्म में होता है, पहले इसे तोड़ के एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एक तरह से हाइड्रोलाइसिस करके मान लो आप, तो इसे डिसोशिएट करके इसे कन्वर्ट कर लेता है किसमें? एल्डिहाइड में, और फिर रिएक्शन कर लेता है। तो टॉलेंस रिएजेंट हेमी एसिटाइल से वैसे भी रिएक्शन करता है, फेमिस क्या नाम था उसका, फेलिंग सॉल्यूशन भी रिएक्शन करता है हेमी एसिटाइल से। तो कुछ रिएजेंट इसे ओपन चेन में कन्वर्ट करके फिर रिएक्शन कर लेते हैं एल्डिहाइड से, है ना। हाइड्रोक्सिलमीन NH2OH, उसकी भी तो रिएक्शन हुई थी, NH2OH ने भी इसे ओपन चेन में कन्वर्ट किया था और करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम बनाया था, बट कुछ नहीं कर पाया। 2,4-DNP थोड़ा वीक पड़ गया, वो नहीं कर पाया। सोडियम बाइसल्फाइड वीक पड़ गया, वो नहीं कर पाया, तो वो इसलिए नहीं कर पाया, ये समझ गए होंगे तुम, है ना। ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ। अब इनमें म्यूटा रोटेशन क्यों होता है? म्यूटा रोटेशन इसलिए होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा स्टेबल थोड़ी ना है, वाटर में भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चली जाती है।
तो एक तरह से टॉटोमेरिज में ही तो है। H वापस अगर इस ऑक्सीजन पे आ जाए तो एल्डिहाइड बनेगा, तो वाटर में ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होने लगता है एक्वस मीडियम में। इसलिए अल्फा वाला बीटा, बीटा वाला अल्फा एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, और इक्विलिब्रियम में अल्फा और बीटा का जो परसेंटेज होता है वो फिक्स हो जाता है, भी बताऊंगा। ये अल्फा बीटा की स्ट्रक्चर आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बन जानी चाहिए। फिशर स्ट्रक्चर ये बनाई है ये। इसके अलावा इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर भी है ना, वो भी बनाता हूं। यहां तक तो लिखो इसको अच्छी तरह, और बिना देखे लिखो। मैंने जो मैंने बनाया है उसको देख लो, कार्बन नंबर 3 किस तरफ है, और बिना देखे लिखने की कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा होगा, दिमाग में भेजे में बैठ जाएगा। करो इसे। हावर्थ स्ट्रक्चर बनाऊंगा फिर इसका, मैं फटाफट लिख लीजिए। चलो इसके नीचे ही बना देता हूं हावर्थ स्ट्रक्चर। अल्फा ग्लूकोज के नीचे ही अल्फा हावर्थ स्ट्रक्चर बनाता हूं, बीटा का स्ट्रक्चर यहां बनाऊंगा। स्ट्रक्चर है हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ ऐसे ही कुछ है शायद, हावर्थ स्ट्रक्चर। कौन सी वाली है? इस तरफ वाली भी और इस तरफ वाली भी। अल्फा ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर क्या है? ये देखो, ये कार्बन 6 कार्बन की एक रिंग बनाऊंगा इस तरीके से। ये 6 कार्बन, 6 एटम है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए ऐसे। ये 6 एटम्स की एक रिंग बन गई, जिसमें अब ये फिक्स है, इसी तरह से बनाई जाती है, ट्रेडिशन है ये, मान लीजिए। ये कार्बन नंबर 1 है, ये वाला, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, है ना। कार्बन नंबर 1 में OH लेफ्ट हैंड साइड है, जो OH राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है उसे नीचे रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे ऊपर की तरफ लिखना है। राइट साइड में OH है नीचे की तरफ, और H को ऊपर की तरफ। कार्बन नंबर 2 पे भी नीचे की तरफ राइट साइड में है, ये ऊपर की तरफ। कार्बन नंबर 3 में ये ऊपर की तरफ रखना है OH, 4 में नीचे की ओर, और 5 में, अहो ये तो दिक्कत हो गई, यहां तो लेफ्ट साइड में तो ये CH2 ग्रुप है। अब कैसे करें? देखो इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बनाना नहीं है। फिशर स्ट्रक्चर में किसी कायरल कार्बन पे 2 चेंज कर दिया जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, याद है। फिशर स्ट्रक्चर में किसी कायरल कार्बन पे 2 चेंज कर दिए जाए तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ये वाला जो ग्रुप है ना, इस तरफ है, इसको मैं यहां लगा रहा हूं नीचे की तरफ से, तो क्या होगा? 2 चेंज होंगे। कैसे? ये वाला ऑक्सीजन को तो मैंने नीचे रख दिया, तो CH2OH यहाँ जाएगा, ये तो एक चेंज हुआ। फिर ये H इस तरफ आएगा तो CH2OH यहाँ आएगा, है ना। ये कौन सी साइड है? अब ये नीचे की तरफ ही क्यों रखा? चलो, फिशर स्ट्रक्चर तो समझते होंगे आप लोग। फिशर स्ट्रक्चर में वर्टिकल लाइन कहाँ होती है? पीछे की ओर, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होती है? ऊपर की ओर। तो मान लीजिए ये मैंने 6 एटम्स को बिल्कुल, ये 5 एटम को बिल्कुल स्ट्रेट खींच लिया, तो ये ग्रुप ऐसे 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 दिखाई देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन से ऊपर दिखाई देगी, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना वो पीछे की तरफ दिखाई देगी। ये दी गई हूँ इस तरह से, ऑक्सीजन पीछे की ओर है ऐसा मानो आप, और ये CH2 ये जो ग्रुप है ऊपर की ओर निकले हुए हैं अपनी ओर, और ये इस रिंग को ये ऑक्सीजन दिखाई देना ना, यूं इसको उठाकर यूं रख दिया गया। अब तुम्हें ऐसा मत बोलना सर यूं ही क्यों रखा, यूं क्यों नहीं रखा। हावर्थ ने जैसा बताया वैसे बता रहा हूं मैं तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को उठा के कैसे किया कि भाई यूं वाली स्ट्रक्चर है, यूं ऑक्सीजन तो उठा के यूं रख दिया, जिसमें ऑक्सीजन जो राइट साइड में था वो नीचे आ गया, ये राइट साइड में था नीचे आ गया, जो लेफ्ट साइड में था ऊपर आ गया, राइट साइड वाला नीचे आ गया, ये लेफ्ट साइड में CH2OH है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये 5वीं पोजीशन पे CH2OH ऊपर की ओर है। समझ गए क्या? हाँ, ये लो वापस बना रहा हूं ऐसे ही सिचुएशन, वैसे ही बनाया जाता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता दिया है किस तरह से लिखा जाता है इसे। ठीक है। कार्बन नंबर 6 कौन सा है?
कार्बन नंबर 6 ये रहा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, 5 कायरल एटम्स हैं ये रहे। और आप लोगों ने ये याद ही कर लिया होगा, जो राइट साइड में वो नीचे और लेफ्ट साइड वालों को ऊपर रखा जाता है। ये हावर्थ स्ट्रक्चर है किसकी, फॉर अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, ये इसी की स्ट्रक्चर है, इसी की स्ट्रक्चर है। अब बीटा का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बताओ बीटा में क्या चेंज करना है। केवल कार्बन नंबर 1 पे ही तो चेंज करना है, और कार्बन पे चेंज नहीं करना, मतलब इस OH को ऊपर रख दूंगा और कोई चेंज नहीं करना है। तो कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर की ओर रखना है, ये नीचे फिर ये ऊपर फिर ये नीचे। अरे वाह बहुत अच्छा रहा। ये OH नीचे की ओर, कार्बन नंबर 3 का OH ऊपर की ओर, कार्बन नंबर 4 का OH नीचे की ओर, और CH2OH तो ऊपर की ओर है ही। ठीक है, ये क्या बना, ये बीटा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज। अच्छा बीटा ग्लूकोज का रट लेंगे हम लोग, कैसे, कार्बन नंबर 1 का OH अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, और सारे OH 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 अपोजिट साइड में, सभी बल्कि ग्रुप्स अपोजिट साइड में। ये OH ऊपर नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये CH2 ऊपर। बीटा का स्ट्रक्चर लर्न करना आसान है, लर्न कर लो इसको। और कार्बन नंबर 1 को याद रखना कि ऊपर की ओर है कार्बन नंबर 1, और ये CH2OH भी ऊपर की ओर है। अगर याद करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना तो वही लॉजिक लगाते रहोगे, लॉजिक लगाने में निकल जाएगा टाइम। कई बार स्टूडेंट भूल जाता है, लॉजिक भूल जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ठीक है, समझाने के लिए मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी लर्न करो कि कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर की ओर है, फिर सारे OH अपोजिट साइड में। ये बीटा ग्लूकोज का है, बीटा ग्लूकोज का आवर्त स्ट्रक्चर के लिए। अल्फा में क्या चेंज करना है, बस ये कार्बन नंबर 1 को चेंज करना है, अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा। स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लेना, याद भी हो गई होगी, थोड़ा सिंपल मेथड मैंने बता दिया है। क्लियर है। अब सुनो एनोमर की डेफिनेशन, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। एनोमर की डेफिनेशन क्या बताया था, सच टाइप ऑफ डायस्टेरियोमर्स which have different configuration only on one chiral carbon which is hemiacetylic carbon, यही लिखवाया था ना। ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हैं। इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में केवल इतना अंतर है कि ये जो हेमीएसिटाइल वाला कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। केवल एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए, 2-3 का मत कर देना। और वो कौन सा होना चाहिए कायरल कार्बन, हेमीएसिटाइल वाला ही तो है, OHOR। ये क्लियर हो गया। तो मैंने एविडेंस में कुछ पॉइंट आप लोगों को लिखवाया, वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा क्लियर किए हैं। क्लियर है। एनोमर कौन है, ग्लूकोज, अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर है। एनोमर साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसको लिख लेना, मैंने लिखवाया नहीं, लिख लेना। ओपन चेन में एनोमर नहीं होते हैं, एनोमर ओनली एग्जिस्ट ओनली इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। लिखो वहां पर, मैं नहीं लिखूंगा। एनोमर एग्जिस्ट ओनली इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही ग्लूकोज की साइक्लिक या किसी कार्बोहाइड्रेट के साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही हेमीएसिटाइल या हेमीकीटैलिक स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो चेयर कन्फर्मेशन बनाता हूं, चेयर कन्फर्मेशन। अब तुम्हें बेकार तो लगेगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ये अब मैं बना रहा हूं इसका चेयर कन्फर्मेशन, बिल्कुल पास पास में बना रहा हूं। नए पेज पे बनाऊंगा मतलब मिटा के, तो फिर वही लिंक के टूट जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, ये लो दिखाई दे जाए बस, अच्छा हो जाए। साइक्लिक स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा नहीं बना, बढ़िया बनाता हूं। चेयर कन्फर्मेशन, अब बढ़िया बना। कार्बन नंबर 1, ये 1, ये 2, ये 2, 3, 4, 5 दिखाई दे रहा है ना। सही है, अपने रेंज में ही है। हाँ, कार्बन नंबर 1 ये रहा एक्सियल, ये रहा इक्वेटोरियल, ये रहा एक्सियल, ये रहा इक्वेटोरियल, ये रहा एक्सियल, यहाँ इक्वेटोरियल, यहाँ एक्सियल, यहाँ इक्वेटोरियल, यहाँ एक्सियल, यहाँ इक्वेटोरियल, यहाँ। कार्बन नंबर 1 का H नीचे है, OH ऊपर है।
कार्बन नंबर 2 का OH नीचे है, H ऊपर है। कार्बन नंबर 3 का H नीचे है, OH ऊपर है। कार्बन नंबर 4, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना, ये 2 है, ये 1 है। कार्बन नंबर 4 का OH नीचे है, तो ये लीजिए OH नीचे। H कहाँ है? H इस जगह है ना, OH यहाँ है। कार्बन नंबर 5 ये रहा, कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 5 में H नीचे है, तो ये रहा H, और CH2OH ऊपर की तरफ है, कार्बन नंबर 6 ये रहा। ये क्या है स्ट्रक्चर है? ये चेयर कन्फर्मेशन है। किसका? बीटा ग्लूकोज का चेयर कन्फर्मेशन है, चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज का चेयर कन्फर्मेशन बनाओ। आप तो नीचे बनाते जाओ, आपके पास तो कॉपी होगी। और अल्फा ग्लूकोज का चेयर कन्फर्मेशन में क्या चेंज करना है? केवल और केवल कार्बन नंबर 1 पे OH को नीचे कर देंगे। मैं बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, दिखना चाहिए इस तरफ भी जगह है कि नहीं है। बहुत कम जगह इस तरफ, तो जगह कम पड़ेगी। छोटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। दिख जाना चाहिए ये तो, अभी भी है थोड़ा बहुत स्पेस अपने पास में। ठीक है, कार्बन नंबर 1 का OH नीचे रखना है ना। ये एक्सियल इक्वाटोरियल को भी पहचान लेना, ऐसे ही बनाया था मैंने। ये एक्सियल, ये इक्वाटोरियल, एक्सियल इक्वाटोरियल, एक्सियल इक्वाटोरियल, एक्सियल इक्वाटोरियल। कार्बन नंबर 1 पर ये OH एक्सियल पर है, H यहाँ। ये कौन है? ये दोनों सेम है ना। और ये OH यहाँ है, इस जगह H है, यहाँ OH है, इस जगह H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH। अब मुझे तो याद है, मैं तो फटाफट लिख दूंगा। दिखाई दे रहा है? दिखाई देना चाहिए। ये दोनों कंपाउंड सेम हैं। ये चेयर कन्फर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज का है। अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिशर कन्फर्मेशन है। ये हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। ये चेयर कन्फर्मेशन के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्यों किया गया है उसके लिए सुनो भाई। जे बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, एक्सियल पर उसको रिपल्शन ज्यादा फील होता है। याद आया? तो अब मुझे बताओ, अल्फा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है कि बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज में से कौन सा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली बीटा ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, ये OH इक्वेटोरियल पर, ये OH इक्वेटोरियल पर, ये OH इक्वेटोरियल पर, ये OH इक्वेटोरियल पर, CH2OH भी इक्वेटोरियल पर, जबकि यहां एक OH एक्सियल पोजीशन पे पड़ा है। इस कारण से बीटा ग्लूकोज थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा ग्लूकोज से, है ना। ऑल OH यही मोर स्टेबल देन बीटा ग्लूकोज is more stable than alpha glucose. क्यों? Because all OH या all bulky groups, all bulky groups on equatorial position. इसमें ये एक्सियल पोजीशन पर है, एक्सियल है, उसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इसलिए बीटा ग्लूकोज थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है अल्फा ग्लूकोज से। इसीलिए जब अल्फा बीटा ग्लूकोज का जब इक्विलिब्रियम में मिक्सचर बनता है तो बीटा ग्लूकोज का परसेंटेज अल्फा ग्लूकोज से ज़्यादा बनता है। नेचर उसी को बनाएगी जो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये स्ट्रक्चर तो बना लो जल्दी से, फिर इनकी रिएक्शंस की बात करेंगे और एविडेंस की बात करेंगे। फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो, इसे मिटा रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मिटाना तो पड़ेगा मुझे। ये लियो, मिटा दिया।
अब जो एविडेंस दिए थे ना, जो प्रश्न उठे थे साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, उनके आंसर्स देते हैं। पहला एविडेंस तो ये था कि ग्लूकोज ने किसी से रिएक्शन की, किसी ग्रुप से रिएक्शन नहीं की, किसी रिएजेंट से रिएक्शन नहीं की, 2,4-DNP से रिएक्शन नहीं की। तो उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। क्या आंसर दिया मैंने उसका? कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये इजीली ओपन हो जाता है, थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट आएगा तो उसे ओपन कर देता है, बट वीक रिएजेंट इसे ओपन नहीं कर सकते, है ना। चलो पहले तो बात कर लेते हैं, ये पायरेनोज वर्ड यूज़ किया था मैंने, उसके बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब पायरेनोज स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि पायरेन जैसा स्ट्रक्चर। देखो एक कंपाउंड है ये वाला, इस कंपाउंड को कहा जाता है पायरेन, पायरेन। और एक कंपाउंड है ये वाला, इस कंपाउंड का नेम तो आप लोगों को पता होगा, इसे कहा जाता है फ्यूरेन। 5 मेंबर रिंग है फ्यूरेन। तो ग्लूकोज के 6 मेंबर रिंग वालों को तो पायरेनोज बोल दिया गया, मतलब पायरेन जैसा 6 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन। और ग्लूकोज अगर किसी कार्बोहाइड्रेट की 5 मेंबर रिंग हो तो उसे फ्यूरिनोज कहा जाता है ना। फ्रक्टोज फ्यूरिनोज फॉर्म में होता है, ग्लूकोज पायरेनोज फॉर्म में होता है। तो इनके बेसिस पे नाम रखा गया है। मतलब पायरेनोज मीन्स 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यही वर्ड यूज होता है ये। एंड एक और कौन सा वर्ड है? फ्यूरिनोज। फ्यूरिनोज वर्ड का मतलब क्या हुआ? 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि फ्यूरिनोज वर्ड कहां से आया था, उसके बारे में बता दिया। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, उसके बारे में लिखवा देता हूं। वैसे तो मैंने बोल दिया है, पर क्या करें, नोट्स लिखवा रहे हैं ना भाई, तो नोट्स तो तुम्हें भी कॉपी करने पड़ेंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज not much stable, much stable. It can be opened by strong reagents like टॉलेंस रिएजेंट, इनसे तो रिएक्शन की थी ना। अब हालांकि टॉलेंस रिएजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी इतना तो है कि यहाँ पे इस रिंग को ओपन कर देता है। फेलिंग सॉल्यूशन, और भी कई बताए हुए हैं, और भी बताए थे ना, फिनाइल हाइड्राजीन सबसे रिएक्शन किया था, इससे ऑक्साइम बनाया था, और है ना ब्रोमीन वाटर से ब्रोमीन वो COOH में कन्वर्ट हो गया था, ब्रोमीन वाटर एटसेट्रा, बट कैन नॉट बी ओपन बाय वीक रिएजेंट्स। यार ये लिखना मेरे को बहुत बेकार लगता है, जबकि मैं सबको समझा चुका हूं आप लोगों को। लाइक 2,4-DNP, और कौन सा था? सोडियम बाइसल्फाइड, और कौन सा था? और था वो कौन सा? शिफ्ट रिएजेंट, सिफ्स
रिएजेंट। ठीक है, पहला जो एविडेंस था, पहला जो सवाल पैदा हुआ था, उसका आंसर ये है कि ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा सवाल था ग्लूकोज के दो एनोमरिक स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, वो तो मैंने स्ट्रक्चर में बता ही दिया, एनोमर की डेफिनेशन बता दी और उसको क्लियर कर दिया, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर है ना। एक और पॉइंट था कि ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, तो म्यूटा रोटेशन शो करेगा ही, बताया ना, वाटर में वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, टॉटोमेरिज्म ही तो है, तो वाटर में ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, ओपन चेन से फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक से ओपन चेन में, इस तरह से कन्वर्जन चलता रहता है। तब ये बताओ, अल्फा ग्लूकोज में वाटर डाल दिया तो वो ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, जो कायरल कार्बन सबसे ऊपर था, पहला वाला कायरल कार्बन, वो तो कायरल बन गया। फिर जब वापस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा तो वो अल्फा भी बन सकता है, बीटा भी बन सकता है, दोनों चॉइस है, दोनों तरफ चला जाएगा। बीटा ज्यादा स्टेबल होता है तो बीटा की तरफ चला जाएगा, अल्फा की तरफ थोड़ा कम जाएगा, इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। तो म्यूटा रोटेशन का एविडेंस दे देता हूं किस तरह से होता है, इसे मिटा देता हूं, लिखो इसको, तो जल्दी से लिख लो। वो जो म्यूटा रोटेशन की बात थी ना, उसको एविडेंस ये है कि म्यूटा रोटेशन होता कैसे इसमें, इन ग्लूकोज, भाई ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन बताया था +19 डिग्री, और दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज, उसका स्पेसिफिक रोटेशन मैंने बताया था 112 डिग्रीज प्लस में, एक्सेलरेटरी हैं दोनों, है ना। और जब इसमें वाटर डाला गया तो इसमें धीरे धीरे एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ, और इसी फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन कौन था, उसमें अल्फा ग्लूकोज भी था, उसमें बीटा ग्लूकोज भी था, और उसमें ओपन चेन ग्लूकोज भी है, बहुत कम ओपन चेन ग्लूकोज भी है, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है तो इसका अप्रॉक्सीमेट 64% होता है, अप्रॉक्सीमेट। अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज 64 होता है, अल्फा ग्लूकोज 36% होता है, 36 ही बचा ना, 36 होता है, और ये तो नेग्लिजिबल होता है, ये होता है 0.02% ही होता है, इसे नेग्लेक्ट कर दो। ये एक मिक्सचर तैयार हो जाता है, इस मिक्सचर के कारण जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ता बढ़ता 52 पर आके रुकता है, इसका भी बढ़ता कम होता हुआ, इसका कम होता 52 पे आके रुकता है ना। कैसे, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू की पता भी नहीं है, नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 52 के आसपास कैसे आई है, वो समझना कैसे, है ना। देखो इसकी और इनका एवरेज ले लेता हूं, 36% किसका है, अल्फा का, और अल्फा के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो 19 डिग्री का होगा, एवरेज ले रहा हूं मैं, और 64% किसका है, बीटा का, बीटा के कारण 112 डिग्री होगा, टोटल कितना है 100, ये एवरेज निकाल दिया मैंने, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेट 52 के आसपास ही आती है, 52 पॉइंट समथिंग आती है, वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, एग्जैक्ट 52.7 नहीं आती है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं आती है, थ्योरेटिकल 52.2 आ रही है शायद, निकाल लेना। क्यों आती हो, थोड़ा चेंज आया ना, क्योंकि ये वैल्यू, ये परसेंटेज भी तो एग्जैक्ट नहीं है, और इसको भी तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो वो 52 के आसपास ही आके रुकती है। इस तरह से ये एवरेज इनका निकाला जा सकता है, ठीक है, ये वैल्यू इसके आसपास ही आती है। ये म्यूटा रोटेशन का एविडेंस दे दिया। एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि ग्लूकोज की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से करें तो ग्लूकोसाइड और अल्फा ग्लूकोसाइड बीटा ग्लूकोसाइड बनता है, उसके बारे में क्या ख्याल है, तो उसके बारे में बात करते हैं। बनाओ इसको, तो मिटा रहा हूं इसे, फटाफट लिख लीजिए। अब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी लेते हैं, साइक्लिक रिएक्शंस भी लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर रिएक्शन, जैसे ये ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6,
ठीक है ना। और कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर और नीचे, अल्फा में बीटा में बता चुका हूँ। मैं यहाँ ये बताना नहीं चाहता हूँ कि कार्बन नंबर 1 का OH किधर है, ये ग्लूकोज है, अल्फा और बीटा दोनों है ना। कार्बन नंबर 2 का OH कहाँ था, नीचे की तरफ। अरे बीटा का रटवाया था ना तुमको, OH ऊपर था बीटा में, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे याद करो। फिर यहाँ OH3 पे OH ऊपर होगा, ये नीचे की तरफ होगा, ये ग्लूकोज है, अल्फा बीटा का मिक्सचर है, मान लेते हैं। जब आपने इसकी रिएक्शन मीथाइल अल्कोहल से की, ग्लूकोज की जब रिएक्शन मीथाइल अल्कोहल से की कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन याद करना, तुम्हें मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी जब कीटोन की रिएक्शन होती है अल्कोहल से, ध्यान से सुन लो, कीटोन की रिएक्शन होती है अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में, तो H+ आता है, यहां OH आता है, यहां क्या बनता है, OH एंड OR, हेमी, एसिटाइल वगैरह जो भी है। लेकिन और जब अल्कोहल से कर दी जाती है, अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से करते हैं, तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलता है और एक और OR ग्रुप आ जाता है, एसिटाइल वगैरह बन जाता है। ये रिएक्शन याद करो, पड़ी हुई है। अब सुनो, ग्लूकोज तो पहले से ही हेमी है, OH एंड OR, इस पे अल्कोहल डालोगे तो एसिटाइल कीटोल बन ही जाएगा, एक कार्बन पे 2 OR आ जाएंगे, और यहां पर इस पोजीशन पर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये OH, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है मान लेता हूं, लेकिन हेमी एसिटाइल वाला OH डिफरेंट टाइप का होता है। यहां जब मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करोगे तो इस जगह होगी, ये नहीं होगी, ये हेमी एसिटाइल वाला कार्बन रिएक्शन करेगा, यहां H और OH निकलेगा, इस जगह एक और OR ग्रुप आ जाएगा, और वो OR कौन होगा, OMe। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ OH है, और इसमें कार्बन नंबर 2 का OH नीचे है, 3 का OH ऊपर की तरफ है, 4 का OH यहाँ है, ये है। और अगर OMe मतलब OH ऊपर होता है बीटा वाला, तब ये ग्लूकोसाइड बनता, और अगर नीचे की तरफ होता तो ये वाला ग्लूकोसाइड बनता। ये 1 यहाँ OCH3, H, OH, OH, OH एंड CH2OH। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ H, H, H एंड H, कौन है ये, मिथाइल बीटा वाला है ये, तो ये है मिथाइल बीटा डी मतलब डी ग्लूकोज का ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड में भी कौन सा, पायरेनोसाइड की फ्यूरेनोसाइड, 6 नंबर रिंग वाला, पायरेनोसाइड, ग्लूकोसाइड होता है शायद ग्लूकोसाइड। ऐसे ये कौन हो गया, मिथाइल अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड। इस तरह से अल्फा बीटा बनते हैं, मतलब अल्फा ग्लूकोज की रिएक्शन से तो अल्फा ग्लूकोसाइड बन जाता है, बीटा से बीटा ग्लूकोसाइड बनता है। इस कारण से 2 बन रहे थे, क्योंकि ग्लूकोज वास्तव में खुद ही 2 थे, तो दोनों ग्लूकोज से अलग अलग टाइप के ग्लूकोसाइड बनते हैं। सही है, तो इनकी स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ये कोई एल्डिहाइड की रिएक्शन नहीं है जो एल्डिहाइड पर रिएक्शन करे, ये तो हेमी एसिटाइल की रिएक्शन है। अच्छा, कुछ रिएक्शंस और बताई थी मैंने, उनकी स्ट्रक्चर नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं उनका स्ट्रक्चर। मैंने कहा था ग्लूकोज की रिएक्शन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एसिटाइलेशन होता है और पेंटा एसिटाइल ओ ग्लूकोज बनता है, ऐसे बोला था ना मैंने। और रिएक्शन क्या थी कि अल्कोहल की रिएक्शन एसिटेट से होती है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल से होती है, तो यहाँ ROAC बनता है और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी, OHA 1, 2, 3, 4, 5। हालांकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी 5 OH है, मैंने कहा था कि ये 5 OH ग्रुप की प्रेजेंस को शो करता है, तो ओपन चेन में भी 5 थे, लेकिन वास्तव में साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिएक्शन करता है। तो इन पोजीशन पे इस पर भी ये भी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिएक्शन करता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिएक्शन करता है, और सब जगह OAC ग्रुप आ जाता है, पेंटा एसिटाइल बन जाता है, और अल्फा और बीटा दोनों बनेगा, जिसको अब मैं नहीं बना रहा हूं, ये लिख दिए, ऐसा कर दिया OAC, AC मतलब एसिटेट ग्रुप।
OAC, यहाँ भी OAC, छोटा बन गया, बड़ा बनाऊंगा, इतनी भी जगह कम नहीं है। हाँ, इसको सीधा कर देता हूँ, कहीं भी हो सकता है। OAC ग्रुप, मैं बार बार में लिखता हूँ, तुम देख देख के तो नहीं लिख रहे हो इन्हें। अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ यार। ये स्ट्रक्चर्स मैंने इतनी बार बार में क्यों लिखी है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आपको याद भी रहने लगे। ये लिखने का तरीका यही है। अब मैं ये तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने जो स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गया होगा समझते हुए, अब उसको स्ट्रक्चर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना स्टूडेंट्स अगर पेज पलटते देखते हैं NCERT के और इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स देखते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो सीक्वेंस में चलोगे, धीरे 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 बहुत कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सीक्वेंस में चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है वो पहले जो मैंने पढ़ाया था ना बिसाइक्लिक स्ट्रक्चर में, उसको अच्छी तरह से पढ़ लो, सुन लो, फिर आगे बढ़ो। तो ये क्या बना, दोनों फॉर्म अल्फा एंड बीटा दोनों बनेंगे। कौन है ये दोनों? पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, पेंटा ओ एसिटाइल, ऐसे कुछ बुलाया था मैंने, एसिटाइल ग्लूकोज। और एक नहीं, वो दोनों, अल्फा भी बनेगा बीटा भी बनेगा। इसी तरह से मिथाइल सल्फेट से डाईमिथाइल सल्फेट से रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी 5 OH ग्रुप आते हैं, OMe ग्रुप आते हैं। यहाँ भी CH3 जुड़ जाता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है, OCH3 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 OCH3, अरे यार अब यहाँ बनेगा CH2 OCH3, ये बन गया पेंटामिथाइल ग्लूकोज, पेंटामिथाइल ग्लूकोज। दोनों अल्फा भी और बीटा भी, दोनों के दोनों बनते हैं। ठीक है, इन सभी कंपाउंड को याद करो। हेमी एसिटाइल का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में पॉसिबल होता है, बट कीटैल और एसिटाइल का हाइड्रोलाइसिस केवल एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता है। वापस बोलो क्या, कीटैल एसिटाइल का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में नहीं होता है। ये सभी कीटैल हैं, एक तरह से OR ही तो है यहाँ पे OH तो नहीं है ना, हेमी एसिटाइल ग्रुप तो नहीं है ना, इसलिए इसमें तो है। टॉलेंस रिएजेंट आएगा तो इसे तोड़ देगा, एल्डिहाइड बना देगा, इसको H को वहां पहुंचा देगा और यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। भाई टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया अगर आपने ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में टॉलेंस रिएजेंट डालते ही H गया, ये यहाँ पहुंचा और ये एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड का काम तमाम करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट बैठा है, उसका ऑक्सीडेशन करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या वो काम यहां हो सकता है क्या? इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, अगर टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया इसमें, तो बेसिक होता है टॉलेंस रिएजेंट, इतना तो पता होना चाहिए हमें। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूशन होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट इसे ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये टॉटोमेरिस भी नहीं है, इसमें H होता तो होता ना, H नहीं है। तो जब इसे ओपन चेन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, इसे एल्डिहाइड बना ही नहीं पाएगा, तो टॉलेंस रिएजेंट इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन कैसे करेगा? टॉलेंस रिएजेंट इसका ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों के तीनों टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ठीक है, ग्लूकोज तो हो सकता था। तो ग्लूकोज अगर टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये टॉलेंस रिएजेंट का क्या कर देता है, रिडक्शन। ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन कर देता है, इसका मतलब ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। यहां दो वर्ड आते हैं, बार बार में आएंगे, पहले बताना चाहिए था पर अब क्लियर होगा। फिर आप बोलोगे कि सर ग्लूकोज एक तो होता है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब जो टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन कर दे, वो तो है रिड्यूसिंग शुगर, जो कि ग्लूकोज है।
बट जो टॉलेंस रिएजेंट से या फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज ना हो, मतलब ये उनका रिडक्शन ना करें, तो ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दीज अबव प्रोडक्ट्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। They cannot give reaction with Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution, etc. ठीक है, लिखिए these products are non-reducing sugars। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है, शुगर ही है, हेमी एसिटाइल तो नहीं है, एसिटाइलिक कीटैलिक स्ट्रक्चर है ना। क्यों है भाई नॉन रिड्यूसिंग? कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड या कैन नॉट गिव reaction with Tollens, Fehling and Benedict solution। इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, जो अब डेफिनेशन यही क्लियर हो गई होगी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की। जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करें वो है रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करे वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और पहचानने का तरीका क्या है? हेमी एसिटाइल मतलब OH ग्रुप जुड़ाओ ना, OR-OH, तब तो वो है रिड्यूसिंग शुगर, और OH की जगह OR ग्रुप आ गया, चाहे कैसे ही आ गया, चाहे कैसे भी R ग्रुप आ गया, कार्बन आ गया, तो फिर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो ये सभी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, है ना। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की और खास बात सुन लो। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जैसे ये वाला है, ये 2,4-DNP से नहीं, फिनाइल हाइड्राजीन से ओसाजोन की बात बताई थी। ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से होती है तो ओसाजोन बनता है, एक स्पेसिफिक टाइप का सॉलिड कंपाउंड। पेज पलट के देख लो, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कर रहा था फिनाइल हाइड्राजीन। अब यहां कहां एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है? तो ये ओसाजोन नहीं बनाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओसाजोन नहीं बनाते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ब्रोमीन वाटर तो इसे ऑक्सीडेशन कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके फिर रिएक्शन कर लेता है, इन्हें एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर नहीं पाता, फिर रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, लिखो, मैं डिफरेंस बताता हूं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का। फटाफट लिख लीजिए इसे, तो मिटा रहा हूं, ये लीजिए। लिखिए डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इस तरह से टेबल बना लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि उसमें फ्री हेमी एसिटाइल या फिर हेमी कीटैल, ध्यान रखना हेमी एसिटाइल भी हो सकता है, फ्रक्टोज में हेमी कीटैल होता है, वो नॉन रिड्यूसिंग के अंदर, मतलब रिड्यूसिंग में हेमी कीटैल ग्रुप। बताओ, रिड्यूसिंग में फ्री ग्रुप मतलब हेमी एसिटाइल या हेमी कीटैल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ऐसे लिख दूं क्या? इनमें तो ये प्रेजेंट होता है और इनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है नॉन रिड्यूसिंग में। यही पहचान है, हेमी एसिटाइल या हेमी कीटैल ग्रुप होना चाहिए उस कार्बोहाइड्रेट में, वो ओपन चेन में कन्वर्ट होना चाहिए, हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होना चाहिए। ये देख रहा है क्या? 1 2 3, ठीक है। दूसरा है रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर,
ब्रोमीन वाटर तो छोड़ दो यार, ब्रोमीन वाटर टॉलरेंस रीजन कोई मतलब नहीं इसका। हालांकि जो हेमी एसिटाइल होता है ना वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी नहीं देता, बट वो कीटल भी नहीं देता, फ्रक्टोज भी नहीं देता, उसको छोड़ दो। तो इनके साथ ये रिएक्शन देते हैं क्या, तो ग्लूकोज मतलब रिड्यूसिंग शुगर देते हैं मतलब इनसे साथ रिएक्शन करते हैं, बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं करते, इनसे रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन बनता है ना फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में, वो रिड्यूसिंग शुगर बनाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं बनाते हैं। मैंने रिएक्शन नहीं लिखी, तुम लिखना चाहो तो लिखो, मतलब लैंग्वेज नहीं लिखा। देखिए नॉट फॉर्म ओसाजोन विद फिनाइल हाइड्राजीन, वो तुम लिखोगे, मैं ना लिख रहा। म्यूटारोटेशन भाई, म्यूटारोटेशन में वो हाइड्रोजन ओपन चेन में कन्वर्ट होता था, फिर साइक्लिक बनाता था। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, मिथाइल है, तो मिथाइल अपने आप थोड़ी ना चेंज होने लगेगा। तो म्यूटारोटेशन, रिड्यूसिंग शुगर्स म्यूटारोटेशन शो करती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स म्यूटारोटेशन शो नहीं करती हैं। क्लियर है? ये बात चल रही थी ग्लूकोज की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज, तो लिखो इसे, फ्रक्टोज भी पढ़ेंगे।